नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार भी देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आम आदमी से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है। इसके साथ अगर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आम आदमी से जुड़े प्रावधानों के, इससे संबंधित क्या कुछ अधिकार एक आम भारतीय नागरिक को हासिल है। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके जहन में चल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आप तक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। इससे अंतर्गत आम आदमी से संबंधित क्या कुछ प्रावधान है यानी कि क्या कुछ अधिकार हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से धीरज अग्रवाल जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। लखनऊ से औसाफ अहमद खान साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत धीरज अग्रवाल जी मैं आपसे ही करूँगा, क्या राइट्स हैं एक आम आदमी के पास इस अधिनियम से संबंधित? देखिए, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी है, तो सबकी मैं पहले बधाई देना चाहूँगा आप सबको। उसके उपरांत जो आज का टॉपिक है वो भी ह्यूमन राइट्स से ही संबंधित है। जो आपदा के समय किसी व्यक्ति को कोई राइट्स मिलते हैं जी, वो राइट्स के लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 2005 में एक्ट बनाया। और जहाँ तक आपदा वर्ड की बात है, आपदा या डिजास्टर शब्द की है, तो इसकी सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई भी आपदा या कोई भी ऐसा कृत्य या कोई भी ऐसा कारण जिसमें कि जान माल की हानि हो और वो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो या संपत्ति की हानि हो, तो ये सब चीज आपदा के अंतर्गत आती है। ये मनुष्य द्वारा भी बनाई मैन मेड भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है जी। तो इस तरह की कोई भी घटना यदि किसी क्षेत्र के अंतर्गत होती है तो वो आपदा की श्रेणी में आती है। जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है तो इसके लिए कमेटीज बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं और नेशनल लेवल पर भी हैं। तो वो कमेटी जब वो प्लानिंग करती हैं किसी भी डिजास्टर के होने से पहले की कोई प्लानिंग, डिजास्टर के टाइम की कोई प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन आपस में, या आप देखते हैं कि उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग का, ये सब चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। जी, चलिए और भी हम तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में अपने दर्शकों से हम अपील भी बार बार करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हालांकि हमारा आज का विषय आपदा प्रबंधन कानून 2005 से आम आदमी से जुड़े अधिकारियों से संबंधित है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं औसाफ अहमद खान साहब आपके पास आऊँगा, आप कैसे डिफाइन करेंगे इस अधिनियम को? खान साहब आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हेलो। हाँ, आप कैसे परिभाषित करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को? देखिए, परिभाषा का जहाँ तक ताल्लुक है, प्राविधान जो है बहुत क्लियर है और
आपदा प्रबंधन कानून से संबंधित जो भी डिफिनेशन है जी। उनमें जिस संदर्भ में जो डिफिनेशन की गई है हाँ। वो बहुत क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जैसे प्रबंधन को डिफाइन किया गया है, आपदा प्रबंधन को, उससे संबंधित जो समितियां हैं उनको, और किसी आपदा के समय किस तरह से उसको किस संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा हाँ। उसका भी परिभाषित किया गया है। तो देखा जाए तो बहुत ही एक वेल सेटल्ड लॉ है और इसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और जब जिस समय जिस आपदा प्रबंधन के तहत जिस स्तर पर, मान लिए जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या ऐसी किसी स्तर पर जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेवाएं मांगी जाती हों जी, यूएनओ के अंतर्गत या किसी में, तो इसमें भी बहुत ही क्लियर डिफाइन किया गया है कि हर अनुषांगिक अंग को और हर व्यक्ति को जो उससे संबंधित है उससे उसमें सहयोग करना है, और सहयोग न करने पर इसमें पनिशमेंट का प्राविधान है, और जानबूझकर उसमें रोड़े अटकाने पर भी पनिशमेंट है। तो ये एक तरह का ऐसा कानून है जो कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हितों को देख के बनाया गया है। चलिए, बिल्कुल और भी तमाम बारीकियों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इस कमेटी के काम करने का तरीका किस तरह से होता है, और साथ ही क्या कुछ अधिकार एक आम नागरिक को मिलते हैं अगर कोई भी आपदा से प्रभावित होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों से बार बार अपील इसलिए करते हैं बीच में कि अगर कोई भी कानूनी अड़चन आपके सामने है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम निःशुल्क कानूनी सहायता आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं धीरज अग्रवाल जी आपके पास आऊँगा। अगर मान लीजिए कि आपदा की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की जाती है, ये कहा जाता है कि फला एक संबंधित क्षेत्र में आपदा की गुंजाइश यहाँ पर है, तो उस संबंध में क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? देखिए, नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है जिसके कि चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं जी, और उनके अंडर में 9 लोग साथ में कार्य करते हैं जी। वो नेशनल प्लान है, नेशनल सेक्शन 11 के अंदर जो नेशनल प्लान डिफाइन है उसके तहत वो काम करते हैं। जहां तक स्टेट लेवल की बात है तो स्टेट का जो स्टेट प्लान है वो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं जिनके अंडर में अदर कमेटी होती है जो कि काम करती हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। और ये सारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये मिलजुल कर किसी भी जिस भी क्षेत्र में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में जहाँ पे भी आपदा आती है उस आपदा को दूर करने के लिए काम करते हैं। आपदा से पहले भी करते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई मौसम विभाग की सूचना होती है तो उसके लिए टीवी के माध्यम से या रेडियो या अदर माध्यम से पब्लिक को बात पहुंचाई जाती है। तो ये सब अथॉरिटीज जो हैं इस तरह के काम को कोऑर्डिनेशन के साथ करती हैं। जी, चलिए, एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से अर्जुन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए अर्जुन जी। धन्यवाद आपका, आपका का धन्यवाद जो बहुत अच्छे मुद्दे कानूनी सलाह और आपका दूसरा टेलीफोन का प्रोग्राम है उसमें उठाता रहता है। मुझे अर्जुन जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। मैं ये कह रहा था कि आपका चैनल जो है एपीएन बहुत अच्छा काम करता है लीगल हेल्पलाइन से, और आपकी आवाज से बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो उत्तराखंड में एक जो आपदा आई थी 2015 में, उसमें जो है एक एनजीओ ने पैसे लिए थे विदेशों से आपदा के राहत कार्य के नाम पर, लेकिन उसने वो बांटे नहीं। रुकता लियाकत फाउंडेशन ने पैसे लिए थे विदेशों से कि हम उनकी मदद करेंगे, उनकी रसीद, उनको लेटर भी दे दिया था कि हम जो है जो आपदा पीड़ित लोगों को, लेकिन वादा भी कर दिया था और लेटर भी दे दिया, लेकिन अभी तक उन्हें मदद नहीं करी। तो विदेशों से फंड ले लिया इसका, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई कर सकते? चले, बिल्कुल अर्जुन जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धीरज अग्रवाल जी, क्या इन्हें विकल्प आप बताएंगे? तकरीबन उत्तराखंड में आई आपदा को 5 साल का वक्त गुजर चुका है, और जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया था कि पनिशमेंट की भी व्यवस्था इस अधिनियम के तहत है कि अगर किसी तरह का कोई करप्शन इसमें पाया जाता है तो, जैसा कि ये एनजीओ के संदर्भ में कह रहे थे, क्या प्रोसेस इनको अपनाना चाहिए
देखिए कोर्ट के माध्यम से? जहाँ तक उत्तराखंड की आपदा की बात है, तो इससे रिलेटेड एक केस मुझे याद है, एक केस गौरव कुमार बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि नेशनल प्लान, स्टेट प्लान और डिस्ट्रिक्ट प्लान अभी तक भी पूरे भारत में नहीं बनाए गए हैं और उसके लिए कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई है, जबकि एक्ट को बने हुए भी 10 साल से ज्यादा हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि प्लान मोस्टली स्टेट्स में बना दिए गए हैं और करीब 684 जिलों में प्लान को इम्प्लीमेंट भी करने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें कि उत्तराखंड भी शामिल था। साथ ही एक वेबसाइट भी उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने गाइड की कि आप एक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ndma.gov.in ndma.gov.in वेबसाइट है, इस पे कि जाकर ये अपनी शिकायत कर सकते हैं। उसके अंदर सब दिया हुआ है कि कहां से कहां तक कुछ है। जहां तक एनजीओ की बात है कि उन्होंने ले लिया या बांटा नहीं या इन तक सुविधा नहीं पहुंची, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, इसकी सेक्शन 51 से लेकर 60 तक इसके अंदर पनिशमेंट डिफाइन किए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य जो उसको सौंपा गया है वो नहीं करता है, गलत तरीके से करता है या इस तरह से कोई मिसमैनेजमेंट करता है, तो उसको 1 साल से लेकर 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। और जो भी उसने नुकसान किया है या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान किया है, उसकी भरपाई करने के लिए भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसा अर्जुन जी कह रहे थे कि एनजीओ के पास तो पैसा पहुंच गया, लेकिन जिन प्रभावितों तक पैसा पहुंचना चाहिए था वो आज तक नहीं पहुंचा है। तो इस परिस्थिति में ये कोर्ट के माध्यम से अगर अपनी बात रखना चाहते हैं अदालत के सामने, तो क्या प्रोसेस है? देखिए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनी हुई है जिसके हेड डीएम है, जिन्हें सबसे पहले वहां शिकायत करनी चाहिए, वो इसके लिए कार्य करेंगे। यदि ये वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये हाई कोर्ट भी सीधे रिट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और यदि डिस्ट्रिक्ट कोई क्रिमिनल मैटर यदि फाइल करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उनके खिलाफ क्रिमिनल मैटर फाइल किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अर्जुन जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो तरीका आपको बताया अभी धीरज अग्रवाल साहब ने, अगर वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। हालांकि ndma.gov.in आपने यही साइट बताई थी ना, इस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, इस पर आपकी सुनवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी, शुभम जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल कीजिए। सर, कोलकाता से हूँ सर। समस्या इस बात का है कि लव मैरिज हुआ था। वाइफ 1.5 साल का शादी के बाद स्टार्टिंग से बहुत कॉन्स्पिरेसी सेट कर रही थी जी, और मेरे माँ बाप से हमेशा से, मतलब मेरे माँ बाप सेपरेट रहते थे शादी के बाद से ही। उन लोग का अपना एक अलग घर था, मैं अलग रेसिडेंट में रहता था। तो कभी माँ बाप से मिलने का हमको कभी भी कोशिश नहीं, हम जब भी माँ बाप से मिलने गए हमको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट की। पापा मम्मी का यदि फोन में कॉल लॉग में यदि देख लेती थी कि उनका नंबर भी है, तो फोन 2 बार मेरा टूट चुका है। तो ये सब चीज के लिए हम ये सोचते थे कि हाँ, समय के संग संग ठीक हो जाएगी। बट ये सब चीज जैसे हम जब प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो अपने पापा को बुला कर लाती थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ को बुला कर रखी थी। और फादर इन लॉ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स का हमेशा थ्रेट दिया करते थे। और मेरे पापा हार्ट के मरीज है, मैं झूठ झमेला नहीं चाहता था, तो मैं हमेशा दब जाता था। अभी क्या हुआ है कि मैं कुछ दिन पहले उसका एक एडल्ट्री मैटर देखा, जहाँ पे वो एक चॉइस ऑफ लव एक ऐप है, उसमें वो बहुत सारे बंदों से डिमांड कर रही थी 40,000 रुपीज, 60,000 रुपीज इन ऑर्डर टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब मैं इस मुद्दे को घर में उठाया, मैं इस मुद्दे को बाहर नहीं उठाया, घर का मैटर था, पहले घर में बात करना सही रहता है। जब मैं उसके फादर को बुलाया, मतलब अपने फादर इन लॉ को बुलाया, तब वो अपने बचपन के फ्रेंड है उनके एक, जो कि लॉयर है, उनको बुला करके लेके आए हैं एविडेंस देखने के लिए। और एविडेंस देखने के बाद हमको थ्रेट दिए कि यदि ये बात तुम बाहर आउट किए तो तुम्हारे अगेंस्ट में पूरा बार काउंसिल को हम खड़ा कर देंगे। आप चाहते क्या है? अब वो 498, 406 सब केस कर दी है। जी। तो पापा मम्मी भैया इन तीनों का बिल तो हो चुका है, बट मेरा बिल अभी पेंडिंग चल रहा है। और अभी वो क्या कर रही है कि मैं बाय प्रोफेशन में प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे जितने एक्स स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक जन को कंसल्ट की है फेसबुक मैसेंजर में, और उनको कंसल्ट करके मैसेज कर रही है कि हाँ, मतलब मेरे खिलाफ एविडेंस जुगाड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है। जितना भी 3 पेज के एफआईआर में जितना सब चीज लिखी है, वो कुछ चीज को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। तो जबरदस्ती मेरे स्टूडेंट को बोल रही कि मेरा मुंह से निकलवाए कि हाँ, हम लोग डॉरी लिए थे और उसका एबॉर्शन करवाए थे। और मेरा स्टूडेंट जब ये बात हमसे करेगा तो स्टूडेंट को सिखाइए कि हाँ, रिकॉर्डर ऑन रखने के लिए, रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्डिंग जो है वो उसको भेज देने के लिए। मेंटेनेंस क्लेम की है 20,000 रुपया, इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम की है, ठीक है, कि इंटरिम मेंटेनेंस के वक्त 20,000 रुपया पर मंथ। सर, मेरा इनकम है 11,000 रुपीज पर मंथ है,
अब उसमें हम 20,000 रुपये कहाँ से देंगे, जबकि वो खुद भी पढ़ी लिखी है, चलिए क्वालिफाइड ठीक, है। बिल्कुल शुभम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानूनन व्यवस्था है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। औसाफ अहमद साहब, क्या इन्हें विकल्प बताएंगे, क्या रास्ता इन्हें अख्तियार करना चाहिए? पहली चीज तो ये है जो 498 का इनका जो मुकदमा है, जी जिसमें उनको बेल कराने की आवश्यकता है, जो को एक्यूज है उनकी बेल हो गई है। तो अगर देखें ये अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तब तो 482 में जा सकते हैं। चार्जशीट अगर नहीं फाइल हुई है जी तो ये रिट पिटीशन में जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये मैटर जो है ये कंसिलिएशन के लिए भेजा जाता है जी और समझौता अगर हो जाता है तो हो सकता है इनकी समस्या का निदान हो जाए। मान लीजिए अगर समझौते और की जहाँ स्थिति तक नहीं बनती ताल्लुक है, है, औसाफ अहमद खान साहब, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि लगातार इनको धमकाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और सबूत इस मामले में काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि चरित्र पर भी इन्होंने शक जाहिर किया है कि तमाम चीजें इनको पता चली हैं उसके बाद, लेकिन लगातार इन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी है, कुछ ऐसे रसूखदार लोगों की तरफ से भी धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोर्ट के माध्यम से अगर अपनी न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें क्या और कदम उठाने चाहिए? इन्हें फिलहाल तो सरेंडर करके जो कंसर्न कोर्ट है वहां से बेल इनको लेनी है जी। मैं इसलिए इस संदर्भ में कह रहा था कि अगर कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि लाल कमलेंद या और किसी तरह का इनको प्रिविलेज मिल जाए जी। सेम डे बेल का प्रोविजन कभी कभी ऑर्डर कोर्ट कर देती है, या 482 में कोई ऐसा अच्छा पॉइंट मिल जाए जिसमें स्टे इनको मिल सकता है तो वो भी जो है इनको बेल में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज है कि इनका जो मेंटेनेंस है वो तो हर हाल में इनको मेंटेनेंस का केस लड़ना पड़ेगा जी। और मेंटेनेंस में इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि शी इज अनएबल टू मेंटेन और शी इज नॉट अनएबल टू मेंटेन। अगर ये अनएबल टू मेंटेन की कैटेगरी में आती है तब तो मिलेगा, अदरवाइज शी विल नॉट गेट द मेंटेनेंस। ठीक। तो ये इन पर डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है ठीक। और इन्होंने क्या अपने प्लेंट में दाखिल किया है। ठीक, धीरज अग्रवाल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, सर ने बहुत अच्छा बताया, ये इनको करना ही होगा, लेकिन इनका मैटर जो है वो प्रोसेस में है जी। अच्छा, जहाँ तक प्रोसेस की बात है वो तो इनको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे जो उन्होंने किए हैं, ठीक। लेकिन जो इनके खिलाफ किसी ने धमकी दी है या इनको लगता है कि इनके साथ कुछ हो सकता है तो उसके लिए भी ये कंप्लेंट दे सकते हैं। देखिए, जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात है उसमें ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि जो अधिकार लेडीज को हैं वो जेंट्स को भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल उसमें लेडी वुमेन ही कर सकती है और जेंट्स नहीं कर सकते। ये अपनी बात वहां भी रख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस दोनों के प्रति हो सकता है। साथ में ही ये अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं थाने में, यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो वो न्यायालय में 156(3) या 200 में अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, जिसका कि एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को ये अपने मुकदमों में भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही जो एक दिक्कत इन्होंने बताई कि मेंटेनेंस जो तकरीबन 20,000 के आसपास बताया कि वो तय कर दिया गया, जबकि इनकी मंथली इनकम 11,000 रुपए है, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जो मेंटेनेंस यदि कोर्ट ने कर दिया है, कोई ऑर्डर हुआ है तो उसको ये रिवीजन में अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जहां पे कि ये अपने सबूत दे सकते हैं कि कहां पर इनका लेक रहा है या इनकी जॉब से क्या इनकम है या जो उनकी वाइफ है उनके पास क्या इनकम है, तो कोर्ट वो कंसिडर जरूर करेगी और फ्रेश तरीके से उस मैटर को सुना जाएगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं शुभम जी, जो आपकी परेशानी और जो उपाय अभी आपको दोनों खास मेहमानों ने बताए हैं, अगर ये रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर प्राप्त होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मृति मिश्रा जी अगली कॉलर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए स्मृति जी। जी सर, 2014 में चेक गुम हो गया था, जिसकी सूचना मैंने थाने में दी थी। उसको वो थाने में सूचना देने के बाद 3 साल के बाद 2017 में एक बार सवाल अपना फिर से दोहराएं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंची। के बाद जब मुझे जो सूचना है वो मैं कोर्ट में लेके गई तो ये जो चेक जो बाउंस करवाया है वो व्यक्ति बोलता है कि उसमें रोजनाम से अगर नहीं चढ़ा है या थाने में ये ऐसा करके वो वहाँ से RTI के तहत लेकर आया है सर। और मैंने तो थाना में सूचना दे दिया सर के सामने वाला क्या किया क्या नहीं उसकी मुझे जानकारी तो है नहीं, और मेरे पास रखा हुआ है, वहाँ पर सील लगा हुआ और सब कुछ किया हुआ, और 3 साल के बाद सामने वाला लगा रहा है। जी जी, धीरज अग्रवाल जी।
क्या जवाब देंगे? सॉरी, मैं इनकी पूरी बात समझ ही नहीं पाया। इनका कहाँ केस इनका लगा चेक है? बाउंस से संबंधित कोई मामला है? नहीं, चेक बाउंस, इनका चेक बाउंस हुआ है सामने वाले से, इनके पास, मतलब मैं सही बात में मैं इनकी बात समझ ही नहीं पाया कि कहाँ केस पेंडिंग है। स्मृति जी, क्या आपकी status आवाज है दरअसल केस का? आपका सवाल समझ में नहीं आया कि आप क्या जानना चाहती हैं। अगर हमारी आवाज आप तक मैं पहुंच जानना रही चाह रही हूँ कि मैंने थाने में सूचना दी है जी। और वो सामने वाला बोलता है कि इसकी सूचना ये नहीं दी है करके। मेरे नहीं, पास इसकी किस पावती संबंध है में सर। आपने थाने में सूचना दी थी? जी, मैं चेक गुम होने की सूचना दी थी। अच्छा, चेक गुम होने की मेरी सूचना दी थी। जी जी, मैं थाने में सूचना दी थी कि चेक गुम हो गई है मेरी करके। जी। और सामने वाला 3 साल के बाद चेक को लगाया है सर। हाँ हाँ, 3 साल के जब वो बाद। चेक लगाया, जी, वो भी सर मल्टी सिटी चेक नहीं है जी। और दूसरे जिले में लगाया है। हम लोग दोनों एक ही जिले के हैं, जो जी, जी। चेक बाउंस करवाए वो भी और मैं भी, दोनों एक ही जिले के जी। हैं और वो दूसरे जिले में लगाया है। हाँ हाँ, और उसके बाद वहां से जब यहाँ मैंने वहाँ कोर्ट में दिया कि मेरे पास थाने की सूचना है, चेक गुम हो गई है करके, तो वो सामने वाला बोलता है कि रोज नाम से यहाँ से आरटीआई लगाकर रोज नाम से में नहीं चढ़ा है। तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है सर, मैंने तो जी। थाना में सूचना दिया है। ठीक ठीक, धीरज अग्रवाल जी। यदि आपने थाने में सूचना दी है तो उसका रिकॉर्ड थाने में भी होता है और आपके पास भी होना चाहिए। यदि वो कहीं गुम हो गया है तो आप थाने से उसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। जैसा रोजनामचे में बता रहे हैं कि वहां पर इनको तर्क ये दिया गया कि रोजनामचे में नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, यदि कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो एविडेंस में नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप सिर्फ ये कहें कि मैंने दिया था, ना मेरे पे रिकॉर्ड है ना थाने में रिकॉर्ड है, तो वो फिर मान्य बात नहीं होगी आपकी। या तो आपके साथ जो थाने गए थे देने के लिए, आप उस तरह का एविडेंस पेश करें कि कौन लोग थे या किस अगर डेट मान में लीजिए आप गए कंप्लेंट थे, की एक कॉपी इनके पास होगी तो वो इसमें वो मान्य है। मान्य है। लेकिन जैसे बोलने की दस्तावेज नहीं है या रिकॉर्ड पे नहीं आया है, तो ये अपने साथ जो गए थे उन लोगों को भी पेश कर सकते हैं कि साहब उस दौरान मेरे खोया था, या इनको कब जानकारी हुई खोने की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कब ये गए। यदि 3 साल के बाद कोई चेक लगाया गया है तो वो 3 साल का, अब ये बैंक से अपना रिकॉर्ड निकलवा सकती हैं कि उससे पहले और उसके बाद के चेक इन्होंने कहाँ दिए हैं और वो कब यूज हुए हैं। यदि वो 3 साल पहले ही यूज हो गए हैं चेक, और ये अकेला चेक बहुत 3 साल बाद यूज किया गया है, तो ये भी एक अच्छा एविडेंस है कि ये मेरा गुम हुआ चेक है, तो इसलिए इन्होंने 3 साल बाद किया है और मैंने बाकी चेक्स चूंकि पहले ही यूज कर चुके हैं, तो इस तरह से भी अपने केस को ये पेश कर सकती हैं। ठीक। स्मृति जी, कंप्लेंट की कॉपी आपके पास है? सर मेरे पास कापी है सर, 3 साल मतलब मेरे पास रखी हुई है। मैं उसको थाने में उससे कोर्ट में ले जाकर दिखाई हूँ सर, ओरिजिनल कापी। चले, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरज अग्रवाल जी ने जो तरीका आपको बताया है वो तरीका आप अपनाइए, तो निश्चित तौर पर आपको इस परेशानी से छुटकारा जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ अहमद खान साहब, एक बार फिर हम अपने विषय की तरफ लौट रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि आपदा के दौरान कोई व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है, मान लीजिए जानमाल का नुकसान भी उसके परिवार में होता है, संपत्ति का नुकसान भी होता है, तो उस दिशा में कैसे कंपनसेट किया जाता है उस व्यक्ति को, कैसे उसकी मदद मिलती है, क्या कुछ अधिकार इस संबंध में होते हैं? जहां तक आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि क्या क्राइटेरिया ऑफ कंपनसेशन होगा। जी, ये पॉलिसी मैटर है। जिस समय जहां का जिन परिस्थितियों में वो घटना घटित हो रही है, मान लिया जिला स्तर की है, तो जो जिला स्तर के का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन अधिकरण जो है, वो उसको डिसाइड करेगा, उसको गाइडलाइंस मिलेंगे या उसको अपने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल से उन प्रबंधन में अगर किसी तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि लोगों को रिहैब किया जाएगा, जी, तो उनको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस अडॉप्ट करके उनको मेंटेनेंस दिया जा सकता है। कुछ उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए जैसे रहने की जगह है या घर बना के दिए जाए या उनको किसी वो टेम्परेरी टेंट वगैरह में रखा जाए, इस तरह का। जैसे अभी सुनामी आई थी हमारे इंडिया में जी, तो इस तरह का प्रोविजन वहां किए गए थे। तो प्रश्न ये है कि आपका जो भी राइट है वो ऐसा राइट है जो कि राइट ना होकर बल्कि आपको एक दान के रूप में या सहयोग के तौर पर एक आर्म्स के रूप में मिलता है ये। चले, बिल्कुल, अब समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के जरिए। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला
लगातार जारी।